गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू। क्लास 7 का चैप्टर 3 तारों की दुनिया हम लोग हिंदी रीडर हिंदी उत्कर्ष का पढ़ रहे हैं, उसे आज हम कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग जो है तारों की दुनिया जो जयंत नार्लिकर की जो है रचना है, विज्ञान लेख है, और हमने जाना कि जो इसमें है पूरी विज्ञान से सम्मत जो हिंदी शब्दावली से हमें परिचित कराया इस पाठ के माध्यम से, और पौराणिक कथाओं के माध्यम से हमें जो है इसकी जानकारी दी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम ये जानते हैं कि पृथ्वी एक लट्टू की तरह अपनी धुरी पर चारों ओर घूमती है, और ये धुरी उत्तर दिशा में ध्रुव तारे की ओर ही है। हाँ, इस लट्टू के उदाहरण में एक और तथ्य भी छिपा है। जब तुम एक लट्टू को घुमाते हो तो क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है। जब हम देखते हैं ना, आप लोग खेलते भी होंगे, तो जब धागे लगा के जो लट्टू को हम फिर घुमाते हैं ज़मीन पर, तो वो क्या पूरे दूरी तक एक ही दिशा में, मतलब एक ही दिशा से कहने मतलब कि घूमता रहता कंटिन्यू। तो उसी के बारे में यहाँ उस लट्टू के माध्यम से बताना चाह रहे हैं जो जयंत नार्लिकर हैं कि तो क्या उसकी धुरी स्थिर रहती है, वो एक जगह स्थिर है? नहीं, वो अपनी जगह चेंज भी करता रहता है। नहीं, वो धीरे धीरे शंकु बनाते हुए घुमा करता है, यानी कि थोड़ा सा इधर उधर करके वो जगह चेंज कर लेता है। इसी तरह पृथ्वी की दूरी भी अंतरिक्ष में स्थिर नहीं है, वह धीरे धीरे घूमती हुई लगभग 20,000 वर्षों में एक चक्कर पूरा करती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर्वदा ये धुरी ध्रुव तारे की ओर नहीं रहेगी, यानी कि हमेशा ही वो जो ध्रुव तारे की ओर ही नहीं घूमेगी। करीब 5,000 वर्ष पहले पृथ्वीवासियों को ध्रुव तारा भी घूमता नजर आता होगा, क्योंकि उस समय अटल स्थान था, वो था थुबेन तारे का। ठीक है, जो थुबेन तारा था उसका वो अटल स्थान था। इसी प्रकार भविष्य में 11,000 वर्षों के उपरांत ध्रुव के बजाय वेगा अटल तारा होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो ये थुबेन तारा है और जो 11,000 वर्ष पुराना जो के पहले जो था वो वेगा अटल तारा भी होगा। तो यहाँ उसके बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे जो ध्रुव तारा है उसके अलावा ये तारे भी वहाँ पे होंगे। यदि हम आकाश के तारों को ध्यान से देखें और कई महीने अपने निरीक्षणों को जारी रखें तो हमें एक और बात दिखाई देगी। वह ये है कि सामान्यतः हर तारा अपने पड़ोसी तारों की पृष्ठभूमि में स्थिर दिखाई देगा, यानी तारों के पटल पर कुछ जो है इन्हें गिने अपवाद छोड़कर सभी तारे जो है स्थिर रहते हैं। यानी कुछ तारे जो अपवाद हैं, जैसे भी हमने नाम देखे थुबेन तारा और वेगा, बाकी सब जो है स्थिर तारे हैं। केवल पृथ्वी के घूमने के कारण यह तारा जो है पटल पूर्व से पश्चिम को सरकता नजर आता है। जो इन्हें गिने अपवाद हैं इन्हें ग्रह कहते हैं। जो अपवाद के रूप में उसे क्या कहेंगे, हम ग्रह कहेंगे। यूनानी निरीक्षकों ने ग्रहों को प्लेनेट आदि या घुमक्कड़ कहा है, यानी घुमक्कड़ जो घूमते रहते हैं, प्लेनेट कहा है, उसे घुमक्कड़ कहा है, क्योंकि उन्हें इनकी गति में अनियमितता जो है दिखाई देती है। तारा पटल पर या सूर्य की दिशा में तुलना करने पर कभी ग्रह जो है कभी आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कि जब वो घूमते हैं तो एक ही जगह नहीं कि बिल्कुल एक पॉइंट पर ही घूम रहे हैं, वो एक दूरी पे वो जो है आगे पीछे भी हो जाते हैं। इस तरह यहाँ पे बताया गया है। ग्रहों की विचित्र गति को देखकर सामान्य मानव ने यह धारणा बना ली कि इन ग्रहों में कुछ विशेष शक्ति होती है जिसके बल पर वे इधर उधर भटकते हैं। फिर इसी धारणा ने फलित ज्योतिष को जो है प्रोत्साहित किया, उसको मोटिवेट किया। यदि ग्रहों में कोई खास शक्ति है तो हो सकता है उसका प्रभाव मानव जीवन पर भी पड़ता हो। इस प्रकार की कल्पना से मानव को लगने लगा कि उसके जीवन का नियंत्रण जो है इन ग्रहों के प्रभाव से ही होता है। अब देखो, ग्रहों के घूमने की पहेली सुलझी कब? 17वीं सदी में, जब योहान केपलर जो वहाँ का एक व्यक्ति है, ने ग्रहों के निरीक्षणों का विश्लेषण करके ये सिद्ध किया कि ग्रह मनमाने नहीं भटकते, यानी कि अपनी मर्जी से नहीं भटकते, वो उनका भी कुछ रीजन होता होगा, बल्कि वे नियमित कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। अपने 3 नियमों द्वारा केपलर ने ग्रहों की गति का पूरा विवरण दिया, और उसी सदी में अजाइक न्यूटन ने उन तीनों नियमों का संबंध जो है सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से जोड़ा। ठीक है, इस प्रकार जब हम जानते हैं कि ग्रह शक्तिवान एवं स्वेच्छाचारी न होकर सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं वो? सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा नियमित कक्षाओं में ही वो घूमते हैं। अतः जिस भ्रामक धारणा ने फलित ज्योतिष को प्रोत्साहित किया उसका अब कोई सबूत नहीं है, यानी कि जो भ्रामक जो धारणा है जो हमें भ्रम में डाल देती है वो कौन सी है कि जो ज्योतिष ने जो प्रोत्साहित किया ना, उसका अब कोई भी सबूत हमारे पास नहीं है। ग्रह और तारों का फर्क स्पष्ट हो चुका है कि ग्रह क्या है और तारे क्या हैं। अभी आपने जान ही लिया होगा कि ग्रह जो है वो क्या होते हैं और तारे क्या होते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ।
कि ग्रह क्या है, प्लेनेट यानी घुमक्कड़, क्योंकि इसकी गति जो अनियमितता दिखाई देती है। ठीक है, ग्रह क्या होते हैं, जो घूमने वाले होते हैं, और प्लेनेट होते हैं और इनकी जो गति है वो अनियमित होती है, इनकी रेगुलर नहीं होती है। और जो तारे हैं वो क्या, तारे जो है बहुत प्रकाशवान होते हैं, और कई तारे तो सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान होते हैं। तारे कैसे होते हैं, चमकीले होते हैं, प्रकाशवान होते हैं, और सूर्य से भी कोई कोई तारे तो, जैसे कि हमारा ध्रुव तारा है, वो मतलब उससे बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अदर जो अन्य तारे हैं उनकी अपेक्षा वो ज़्यादा चमकीला है। देखो, ग्रह और तारों का फर्क मैंने अभी आपको स्पष्ट कर दिया, और हम लोगों ने पढ़ लिया इससे पहले भी। तो हमारे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे काफ़ी निकट है, परंतु तारों की भांति स्वयं प्रकाशित न होने के कारण उन्हें और दूसरे तारों के ग्रहों को देखना मुश्किल है। यह संभव है कि अन्य तारों की भी ग्रह मालाएं हैं, यानी कि उनके भी जो छोटे छोटे उपग्रह हैं, यानी जो ग्रह हैं उनके भी उपग्रह हैं। ग्रह पास है तो तारे कैसे हैं, दूरियां आपको जब आप इसका डिफाइन करोगे ना, इसके दोनों को, किसको, तारे और ग्रह को, उसमें काम आएंगे आपके, उसके अकॉर्डिंग में आंसर दे सकते हो आप। तो ग्रह जो है वो पास है और तारे क्या है, दूर है। लेकिन ये दूरियां हैं कितनी लंबी है हम देखेंगे। सन 1838 में बेसल नामक एक जर्मन ज्योतिर्विद ने तारों की दूरियां नापने के लिए क्या बनाया था, कौन सी विधि बनाई थी, पैरलेक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया था। क्या बोला इसने कि जो सन 1838 है उसमें जो एक बेसल नामक जो एक जर्मन का व्यक्ति था, जर्मन का ज्योतिर्विद था, यानी कि वो कहाँ का निवासी था, जर्मन का, उसने तारों की दूरियां, यानी कि जो तारों के आसपास जो कितनी दूर एक तरह से दूसरे तारे की जो दूरी है उसको नापने के लिए एक विधि बनाई थी, उसका नाम था पैरलेक्स विधि को सफलतापूर्वक अपनाया। इस विधि से आसपास के लगभग 700 तारों की दूरियां आज हम नाप सकते हैं। उस विधि से, किससे, पैरलेक्स विधि से हम लोग जो है आज 700 तारों की दूरियां भी नाप सकते हैं। किंतु आकाश में हम जिन तारों को अपनी आंखों से देख पाते हैं उनमें से अधिकांश तारों की दूरियां इतनी अधिक है, उन्हें नापने के लिए पैरलेक्स प्रणाली भी कामयाब नहीं होती, यानी कि कुछ तारे जो बहुत ज़्यादा दूरी पे है उस पर तो जो पैरलेक्स प्रणाली बनाई थी ना किसने, जर्मन ज्योतिर्विद ने, वो भी कामयाब नहीं होती। आज ऐसी स्थिति है कि जो तारा हम देख सकते हैं उसकी दूरी पैरलेक्स विधि से नाप नहीं सकते, जिनकी दूरी हम नाप सकते हैं उसे देख नहीं सकते। तो हमने यहाँ जाना कि जो जयंत नार्लिकर हैं उन्होंने जो हमको इस पाठ के माध्यम से विज्ञान के बारे में बताया है, विज्ञान की जो भी आपकी जो भी इसमें प्रासंगिकता है वो बताई है कि किस तरह यहाँ पे देखो कि सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, वो तारों का टूटना आदि के बारे में हमें आज भी अनेक मिथक जो हमारे समाज में फैले हुए हैं वो इस पाठ के माध्यम से हमको उनका शमन, यानी कि उसका जो उपचार किया है, किस माध्यम से सूर्य ग्रहण कैसे है और चंद्र ग्रहण जो है या तारों का जो टूटना है वो किस प्रकार होता होगा, वो इस पाठ के माध्यम से हमने आज जाना और सीखा है। आज भी अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को लेकर अनेक जिज्ञासाएं हमारे मन में कि जो अंतरिक्ष है वो कैसा होगा, ब्रह्मांड में जो तारे होंगे कैसे होंगे, उनमें से कुछ शमन जो उसमें से कुछ तो इन्होंने उसका तो जो है सॉल्यूशन किया है, उसका तो हमको जो शमन किया है, यानी कि जो हमारी जिज्ञासा उसको शांत किया है। धर्मशास्त्रों मिथकों का आधुनिक विज्ञान एवं अनुसंधान से साहचर्य एवं संबंध आज अधिक महत्वपूर्ण है। अब बेटा मैं थोड़ा सा ना माइंड मैप में से आपको थोड़ा कुछ समझाना चाह रही हूँ। आप देखो कि माइंड मैप में जो है यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं, वो आप थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, जैसे कि कब दिखाई देते हैं तारे, तो हमें पता है कि तारे अंतरिक्ष में सदा ही मौजूद है, यानी कि हमेशा ही, यानी कि आप जब भी तारे जो है वो हमेशा ही आपको सदा ही मौजूद यानी दिखाई देंगे। बस सूर्य की जो चमक है ना वो उसके किसके कारण, वो सूर्य की चमक से दिन में ही हमको दिखाई देती है। हमें पता है कि सूर्य कब उदय होता है, दिन में ही होता है। क्लियर। तारे कैसे होते हैं, तारे जो प्रकाशवान है, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, फिर रिपीट कर रही हूँ कि जो तारे हैं जो प्रकाशवान होते हैं और कई तारे तो सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान है। और ग्रह कैसे, ग्रह जो प्लेनेट यानी घुमक्कड़ है, क्योंकि उनकी जो गति है वो अनियमितता दिखाई देती है। अब देखो जो पैरलेक्स विधि है वो क्या है, वह विधि जिससे आसपास के 700 तारों की दूरियां नाप सकते हैं। पैरलेक्स विधि जो है किसने बनाई थी, अभी बताया था ना मैंने आपको, जर्मन के ज्योतिर्विद थे जो बेसल नामक, उन्होंने ये पैरलेक्स विधि बनाई थी। आर्यभट्ट ने किस धारणा का खंडन किया, आर्यभट्ट ने जो है ब्रह्मांड एक गेंद की तरह दूरी पर घूमता है, तारे इस गेंद पर चिपके जो प्रकाश स्रोत है और ध्रुव तारा गेंद की दूरी पर स्थित होने के कारण नहीं घूमता, इस तरह उन्होंने ये बताया। तो आर्यभट्ट ने किस धारणा का खंडन किया है वो आपको पता लग गया है अब, कि ध्रुव और तारा जो गेंद की दूरी पर स्थित होने के कारण नहीं घूमता क्यों नहीं है वो, इस वजह से क्या कारण है उसका,
कि वो जो है वो ऐसा उस गेंद पर ही चिपका रहता है, उस तरह का प्रकाश स्रोत है, इसलिए वो नहीं घूम सकता। इसका उन्होंने खंडन किया, इसका उन्होंने मत दिया है। फलित ज्योतिषी जो है एक कल्पना है जिसके अनुसार ग्रह विशेष शक्ति के कारण इधर उधर भटकते हैं और मानव जीवन को नियंत्रित करते हैं। जो फलित ज्योतिषी हैं वो जो है अपने जो ग्रह विशेष शक्ति के कारण इधर उधर भटकते हैं और मानव जीवन को जो है नियंत्रित करते हैं। तो हम लोगों ने इस पाठ के माध्यम से जाना कि ये जो पाठ है वो किस तरह की विधा है, वो आपकी विज्ञान विधा है, विज्ञान लेख है ना। और इसके जो लेखक हैं वो ज्योति वो क्या है, देखो इधर, हाँ, जयंत विष्णु नार्लिकर, जैसे कि हम लोगों यहाँ आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। तो जो जयंत विष्णु नार्लिकर हैं वो इनके राइटर हैं। ये आप लोग याद कर लेना कि किस तरह की विधा है, ठीक है। अब अभी थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो जयंत विष्णु नार्लिकर द्वारा लिखित जो प्रस्तुत पाठ है उसमें विभिन्न नक्षत्रों, ग्रहों, तारों आदि के बारे में बताया गया है। तारे जो अंतरिक्ष में सदा ही मौजूद रहते हैं, ये मैंने आपको अभी पहले समझाया ही है कि बस सूर्य की जो तेज रोशनी के कारण हम जो है दिन में ही उन्हें देख पाते हैं, ये भी मैंने आपको समझा दिया। तारे जो बहुत प्रकाशवान हैं, केवल बहुत दूर होने के कारण ही वे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस पाठ में ग्रहों, नक्षत्रों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी देकर समाज में फैले इनसे संबंधित विभिन्न रूढ़ियों और मिथकों का निवारण करता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि इस पाठ के माध्यम से जयंत नार्लिकर ने क्या कहा है कि जो ग्रह और नक्षत्रों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी देकर समाज में फैले इनसे संबंधित विभिन्न रूढ़ियों और मिथकों का इन्होंने निवारण यानी कि उसका जो है उपचार किया है। ओके, थैंक यू।